Hello students, in this video we'll discuss chapter number 6 energy and power resources. बेटा इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे what do you mean by energy, why do we need energy, रिन्यूएबल एनर्जी क्या है, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी क्या है, आज हमारी गवर्नमेंट का फोकस रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ क्यों है, कन्वेंशनल सोर्सेज क्या है, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज क्या हैं, व्हाई डू वी नीड टू कंजर्व पावर रिसोर्सेज। ऑल इन ऑल चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, तो स्टार्ट करते हैं। बेटा पावर रिसोर्सेज की जब हम बात करें तो आप लोग खुद सोचो, क्या आप अपनी लाइफ को बिना पावर के इमेजिन कर सकते हो? आज हमारी पूरी लाइफ इलेक्ट्रिसिटी के आसपास ही घूम रही है ना। भले हमें खाना बनाना हो तो इंडक्शन, कपड़े धोने हो तो वॉशिंग मशीन, है ना। अब कुछ घरों में तो डिश वॉशर्स भी आ गए हैं। सो इलेक्ट्रिसिटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारी लाइफ में। बेटा जब हम किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करें तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी पॉसिबल तभी होगा जब आपके पास प्रॉपर पावर रिसोर्सेज होंगे। तो पावर एक मोस्ट एसेंशियल रिक्वायरमेंट है आज की विश्व की, आज की दुनिया की। जो पावर रिसोर्सेज होते हैं वो बैकबोन की तरह काम करते हैं। किसके लिए? किसी भी नेशन के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। आपको आपकी कंट्री में आर्थिक विकास करना है तो आपके पास पावर रिसोर्सेज होने ही चाहिए। वो रिसोर्सेज जिससे हम जनरेट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को या पावर को, उन्हें हम कहते हैं पावर और एनर्जी रिसोर्सेज। तो फिर से ध्यान से सुनो बेटा, वो रिसोर्सेज जिससे हम पावर जनरेट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? पावर और एनर्जी रिसोर्सेज। कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, वाटर, न्यूक्लियर फ्यूल, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ये सब सोर्स हैं किसका? इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का। कोल से भी होती है, पेट्रोलियम से भी होती है, नेचुरल गैस से होती है, वाटर से हो रही है, न्यूक्लियर फ्यूल से होती है, न्यूक्लियर पावर प्लांट सुना ही होगा आप लोगों ने, फिर सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी। चलो, तो बेटा जो एनर्जी और पावर रिसोर्सेज होते हैं उन्हें हम क्लासीफाई कर सकते हैं कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल में। बेटा ये क्लासिफिकेशन प्योरली इस बात पे डिपेंड करता है कि कुछ आइटम्स को हम आदिकाल से, मतलब बहुत लंबे पीरियड से यूज़ करते आए हैं और कुछ को अभी हमने यूज़ करना चालू किया है। देखो सोलर पावर प्लांट्स अभी रिसेंट ओरिजिन है, 20-22 साल की हिस्ट्री आपको मिलेगी, है ना। विंड एनर्जी का भी ऐसे ही, समझो 50 साल पहुंच जाओ, उससे पुराना तो नहीं मिलेगा। पर कोल का यूज़ तो हम बहुत टाइम से करते हैं, आदिकाल से यूज़ करते आए कोल को। तो कन्वेंशनल वो बेटा जिनको हम बहुत लंबे टाइम पहले से यूज़ कर रहे हैं, और नॉन कन्वेंशनल जिनको हम रिसेंटली अभी थोड़े टाइम पहले यूज़ करना चालू किया है। तो एनर्जी और पावर रिसोर्सेज को क्लासीफाई कर सकते हो कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल में। जो कन्वेंशनल सोर्सेज होते हैं उनमें आता है कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, वाटर, फायरवुड एंड कैटल डंग। ठीक है। अब इसमें से बेटा जो कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस है, इन्हें हम क्या कहते हैं? फॉसिल फ्यूल्स, क्योंकि ये हमें मिलते हैं किससे? डेड रिमेन्स से। किसके डेड रिमेन्स से? प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो प्लांट्स एंड एनिमल्स के डेड रिमेन्स से डिराइव होता है फॉसिल फ्यूल। ठीक है। बिलियंस ऑफ ईयर में जब ये बरी कर जाते हैं अर्थ के अंदर, ज़मीन के अंदर बेचारे दबे पड़े हैं, उनके ऊपर हीट काम कर रही है, उनके ऊपर प्रेशर काम करता है, धरती के अंदर की हीट अलग है, ऊपर से जो हीट मिल रही है वो अलग है। तो ये जो डेड रिमेन्स होते हैं ये ही फ्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं। एक्सेप्शन ऑफ वाटर, पानी एक एक्सेप्शन है ना बेटा। जो कन्वेंशनल सोर्सेज होते हैं वो पोल्यूशन भी करते हैं और एग्जॉस्टेबल भी, ख़त्म भी हो जाते हैं और पोल्यूशन भी करते हैं, सिर्फ है ना पानी एक्सेप्शन है। तो आपको इन्हें समझदारी से यूज़ करना है। जितने भी फॉसिल फ्यूल्स हैं या जो जितने भी पावर रिसोर्सेज हैं आप इन्हें जुडिशियसली यूज़ करें, क्योंकि ये पोल्यूशन भी करते हैं और एग्जॉस्टेबल भी है। बस पानी इनका एक एक्सेप्शन है। देखो यहाँ पर हमने पढ़ा ना कि भाई कन्वेंशनल सोर्सेज में आपने वाटर को भी लिखा है ना, पर वाटर एक्सेप्शन है क्योंकि वाटर पोल्यूशन भी नहीं करता, एग्जॉस्टेबल भी नहीं है। अब हम नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज की बात करें तो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज में आएगा न्यूक्लियर फ्यूल्स, सोलर पावर, विंड पावर, जियोथर्मल पावर, टाइड्स, बायोगैस, हवा से बनने वाली विंड एनर्जी, सूरज से बनने वाली, मतलब सन से बनने वाली सोलर पावर, धरती के अंदर की हीट जियोथर्मल, है ना। ये न्यू सोर्सेज हैं पावर जनरेशन के, ठीक है, जिनका यूज़ हमने अभी भी करना चालू किया है और अभी बढ़ भी गया है। ये सस्टेनेबल है। सिर्फ इसमें न्यूक्लियर फ्यूल को एक्सेप्शन मान लेना, तो बाकी सारे फ्यूल इनएग्जॉस्टेबल हैं और पोल्यूशन भी नहीं करते हैं। ये ध्यान से सुनो,
जितने भी नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज हैं, सिर्फ किसको छोड़ दूँ मैं, न्यूक्लियर फ्यूल को छोड़ दूँ, तो सारे के सारे नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज इनएग्जॉस्टिबल होते हैं, मतलब कभी ख़त्म नहीं होते। हवा चल रही है, बारिश हर साल हो ही रही है ना, और ये कोई पोल्यूशन भी नहीं करते हैं। बेटा अब हम फिर से क्लासीफाई करेंगे हमारे एनर्जी रिसोर्सेज को ऑन द बेसिस ऑफ रिन्यूएबिलिटी। कुछ एनर्जी रिसोर्सेज रिन्यूएबल हैं, कुछ नॉन रिन्यूएबल हैं, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ रिन्यूएबिलिटी द एनर्जी एंड पावर रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड एज रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। जितने भी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज होंगे ना बेटा, वो रेप्लेनिश हो जाएंगे, वापस से आ जाएंगे और कभी ख़त्म भी नहीं होंगे। उनका यूज़ करते जाओ, वापस मिलते जाते हैं। जैसे वाटर, मैंने कहा बारिश तो हर साल होती है, किसी साल थोड़ी कम होती है, किसी साल थोड़ी ज़्यादा होती है, पर बारिश हो तो रही है। और जब होती है तो इतनी होती है कि हम फ्लड प्रॉन एरियाज़ की कंडीशन तो देखते बनती है ना, हम देख ही नहीं सकते। बहुत सारी रिवर्स हैं जिन्हें रिवर ऑफ शोरो भी कह देते हैं कि भाई इस नदी की वजह से बहुत नुकसान होता है, बहुत दुख का कारण ये बनती है। क्लियर है? तो वाटर, विंड, सोलर एनर्जी, टाइड्स, बायोमास, जियोथर्मल एनर्जी, धरती के अंदर की जो हीट है वो कब ख़त्म होने वाली, वो कंटिन्यू रहेगी। बायोमास है, टाइड्स आनी ही है दिन में 2 बार। तो ये काय का एग्जाम्पल है रिन्यूएबल का। अब हम नॉन रिन्यूएबल की बात करें तो ये वो सोर्सेज हैं जो ख़त्म हो जाते हैं हर यूज़ के बाद और फिर रेप्लेनिश भी नहीं होते विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। रेप्लेनिश होते हैं बट इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर। तो हमारे तो कितनी जनरेशन निकल जाएंगे और वो रिसोर्सेज रेप्लेनिश भी नहीं हो पाएगा। मतलब अगर कोई आज नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स ख़त्म हो गया तो हमारी आने वाली पता नहीं कितनी जनरेशन उस सोर्स को यूटिलाइज नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसको बनने में बहुत लंबा टाइम लगता है। जैसे कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस और न्यूक्लियर फ्यूल। कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, न्यूक्लियर फ्यूल, ये एग्जाम्पल है किसका, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज का। तो बेटा हम लोग पढ़ रहे हैं फैक्टर्स, है ना। हाइडल पावर अगर आपको लगाना है तो कौन कौन से फैक्टर, पहली बात तो एनफ रेन हो, दूसरा माउंटेन हो, तीसरा अगर आप एक ऐसी कंट्री के नेटिव हैं जहाँ कोल और पेट्रोलियम है ही नहीं तो हाइडल पावर आपके लिए एक सुटेबल ऑप्शन बन जाता है। हाइडल पावर की डिमांड होनी चाहिए, है ना। फिर दूसरा जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है उन्हें लोकेट किया जाना चाहिए कंजम्पशन सेंटर्स के पास ही, एज देयर इज़ अ लिमिट टू ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी की ट्रांसमिशन की एक लिमिट है, इसीलिए जहाँ पर भी आप हाइडल पावर प्रोजेक्ट लोकेट करेंगे, है ना, वो कंजम्पशन सेंटर के पास ही होना चाहिए। मतलब बहुत ज़्यादा दूर तक अगर आप लेके जाओगे तो यहाँ पर लिमिट है ट्रांसमिशन की। इनिशियल कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई होता है बेटा, आप सोच नहीं सकते, उससे भी ज़्यादा हाई है। एक डैम बनाने में करोड़ों हज़ारों करोड़ों रुपए का खर्चा आ जाता है, तो वो हमारे और आपकी बस की बात नहीं, वो सरकार ही कर सकती है। पानी नदियों में बहुत हो, माउंटेन्स हो, अगर आपके पास कोल पेट्रोलियम नहीं है तो आप हाइडल पावर की तरफ जाओ। हाइडल पावर की डिमांड बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, है ना। देन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को आपको लोकेट वहीं पर करना है जहाँ पर कंजम्पशन सेंटर्स हों, क्योंकि ट्रांसमिशन एफिशिएंसी की बात अगर हम करें तो थोड़ी प्रॉब्लम आती है। इनिशियल कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा हाई होता है। अब हम मेरिट्स की बात करेंगे, वे फ़ायदे क्या हैं। इनएग्जॉस्टेबल है, पानी कभी ख़त्म नहीं होगा और इससे रिन्यू भी किया जा सकता है ना। हर साल ही तो बारिश हो रही है। नॉन पोल्यूटेंट है, पोल्यूशन ज़्यादा नहीं करती। वो कंट्री जहाँ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर से इलेक्ट्रिसिटी हार्नेस की जा रही है, उसमें सबसे बड़ा नाम यूएसए का है। ये वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का। उसके बाद है यूके, जर्मनी, चाइना। दुनिया में सबसे ज़्यादा पानी से बिजली बनाने वाली कंट्री है यूएसए। उसके बाद आता है बेटा, अब हम फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। नॉन कन्वेंशनल, ठीक है बेटा। अगर मैं मान लूँ कि यहाँ पर नेचुरल के आगे ऑयल लिखा है, डी ऑप्शन नेचुरल ऑयल है, तो नेचुरल ऑयल भी कन्वेंशनल सोर्स है। फायरवुड भी हम बहुत पुराने टाइम से, लकड़ियाँ तो हमारे गांव में जलती आई हैं। वाटर भी नॉन कन्वेंशनल का ही एग्जाम्पल है, तो यहाँ पर आंसर आएगा बी। बी इज़ द राइट आंसर। कन्वेंशनल मतलब जो आप बहुत टाइम से यूज़ करते आए हैं। नॉन कन्वेंशनल मतलब जो अभी अभी रिसेंट में आपने यूज़ करना चालू किया है। तो वाटर से इलेक्ट्रिसिटी हम बहुत पहले से बनाते आए हैं, फायरवुड हम बहुत पहले से जलाते हैं। नेचुरल ऑयल का यूज़ करें तो यहाँ राइट आंसर है विंड, ठीक है। विंड नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है।
सेकेंड ऑप्शन बोल रहा है जो रिन्यूएबल सोर्सेज होते हैं एनर्जी के वो नॉन रिसाइकलेबल होते हैं, बिल्कुल नहीं, उनको रिसाइकल कर सकते हैं। लिमिटेड एरियाज़ में बिल्कुल नहीं, पानी सूरज हर जगह अवेलेबल होता है। एग्जॉस्टेबल है, अरे भाई एग्जॉस्टेबल को कैसे यहाँ रख सकता है कोई, है ना। तो इसका आंसर है नॉन पॉल्यूटेंट। एग्जॉस्टेबल मतलब होता है जो ख़त्म हो जाए, वो तो रिन्यू हो रहे हैं ना, तो ख़त्म हो ही नहीं सकते, तो क्या आ जाएगा, नॉन पॉल्यूटेंट। नेक्स्ट, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस आर कॉल्ड फॉसिल फ्यूल्स, क्योंकि ये हमें डेड रिमेन से मिलते हैं एनिमल और प्लांट के। नेक्स्ट है जो कन्वेंशनल सोर्सेज होते हैं पावर के वो सस्टेनेबल हैं क्या नेचर में, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी सस्टेनेबल नहीं है। पर यहाँ कन्वेंशनल की जगह वो अगर नॉन कन्वेंशनल लिखते हैं तो आप ट्रू लगा देना, पर कन्वेंशनल के साथ तो फॉल्स ही रही सही ऑप्शन है, ठीक है। अगर कन्वेंशनल सोर्सेज सस्टेनेबल होते तो बात ही क्या थी बेटा, कन्वेंशनल सोर्सेज सस्टेनेबल नहीं होते हैं, तो इसका राइट ऑप्शन फॉल्स ही है। पर यहाँ अगर आपकी मैम कन्वेंशनल के आगे नॉन लगा दी तो फिर क्या आप ट्रिक करके आओगे, ट्रू, ठीक है। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को हम डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले हम सोलर पावर को डिस्कस करेंगे। तो बेटा इंडिया एक ऐसी कंट्री है जिसमें इंडिया का हाफ पार्ट ट्रॉपिकल रीजन है और हाफ सब ट्रॉपिकल, ठीक है। 23.5 डिग्री ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे ट्रॉपिकल रीजन है और उसके ऊपर सब ट्रॉपिकल रीजन है, मतलब धूप की, सूरज की रोशनी की कोई कमी नहीं है। तो ट्रॉपिकल कंट्रीज़ में एबंडेंटली आपको मिलती है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मिलती है सन एनर्जी। सोलर सेल्स को हम बोलते हैं फोटोवोल्टिक टेक्नोलॉजी। सोलर सेल्स फोटोवोल्टिक टेक्नोलॉजी का यूज़ करके आप सन एनर्जी को कन्वर्ट कर सकते हो इलेक्ट्रिसिटी में। सोलर सेल फोटोवोल्टिक टेक्नोलॉजी का जब आप यूज़ करोगे तो आप सन एनर्जी को कन्वर्ट कर लोगे इलेक्ट्रिसिटी में। अब हम यूजेस की बात करेंगे, भाई क्या क्या उपयोग हो सकते हैं, यूजेस हो सकते हैं। पहला, सोलर एनर्जी को आप यूटिलाइज़ कर सकते हो बहुत सारे डोमेस्टिक और कमर्शियल पर्पसेस के लिए। सोलर एनर्जी को आप यूटिलाइज़ कर सकते हो बहुत सारे डोमेस्टिक और कमर्शियल पर्पसेस के लिए, है ना। घर में भी सोलर एनर्जी का यूज़ कर सकते हैं हम, कमर्शियल पर्पसेस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। आप लोग जब बड़े बड़े होटल्स में जाएंगे तो वहाँ पर सोलर पैनल लगे होते हैं, बड़े बड़े स्कूल्स में सोलर पैनल लगे होते हैं, तो कमर्शियल पर्पस से सोलर एनर्जी का यूज़ हो गया। और डोमेस्टिक आप अपने घर में लगवा लें, जैसे हमारे घर में हमने लगाया हुआ है सोलर पैनल। फर्स्ट, ये ऑपरेट करता है सोलर हीटर्स को, सोलर कुकर्स को और सोलर ड्रायर्स को। तो जो सोलर एनर्जी है उसके थ्रू आप सोलर हीटर्स चला सकते हो, कुकर्स चला सकते हो, ड्रायर्स चला सकते हो। इससे कम्युनिटी लाइटिंग भी हो सकती है और ट्रैफिक सिग्नल्स में भी ये यूज़ आ सकता है। इट इज़ यूज फॉर कम्युनिटी लाइटिंग एज वेल एज फॉर ट्रैफिक सिग्नल्स। अब अगर मैं मेरिट्स की बात करूँ तो बेटा बहुत सारे मेरिट है इसके। ये आपके बिजली के बिल को कम कर देता है, इसका मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत लो है। हम लोगों के घर पे 2-2.5-3 साल से लगा हुआ है, हम ना तो कभी उस पैनल को साफ़ करने जाते हैं, ना ही तो उसमें कोई वायरिंग, ना ही तो कोई प्रॉब्लम हुई है कि हमको उसको क्या मतलब रिपेयर कराना हो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत लो है, नॉन पोल्यूटेंट है, कभी किसी सोलर पैनल से धुआं नहीं निकलता, है ना। देन चीप है, रिन्यूएबल है, इनएग्जॉस्टेबल है, कभी ख़त्म नहीं होती, वापस से मिल जाती है और बहुत सस्ती है। तो ये मेरिट समझ में आ गए, चीप, रिन्यूएबल, इनएग्जॉस्टेबल, चीप, रिन्यूएबल, इनएग्जॉस्टेबल, नॉन पोल्यूटेंट, मेंटेनेंस कॉस्ट लो है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल कम कर देती है। बेटा प्लीज़ पीडीएफ अच्छे भेजा करो, ये आधे कटे पिटे मतलब समझ में नहीं आता, तुम लोग पीडीएफ प्रॉपर क्यों नहीं बना पाते हो। बेटा इस तरीके से दिखता है सोलर पैनल, ये सोलर पैनल है, ये तो बहुत सारे लगे हुए हैं, हम लोगों के घर में सिर्फ इतने लगे हुए हैं, इतने। अब हम डीमेरिट्स की बात करें तो बेटा वन टाइम कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है। जब हम लोगों के घर में डिस्कस हो रहा था कि सोलर पैनल लगाने हैं और फिर जैसे ही पता चला कि इनिशियली 3 लाख रुपये आपको पे करने पड़ेंगे, ठीक है, तो ऐसे लग रहा था अरे बाप रे, ये 3 लाख रुपए से तो कितने महीनों का हम इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर सकते हैं, है ना। तो वन टाइम इंस्टॉलेशन कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है। पर ये बात है कि भाई हम लोग तो उतना उसका बेनिफिट भी डेराइव कर रहे हैं, गर्मियों में कूलर चलते रहते हैं पूरा दिन, है ना, और बहुत सारे बेनिफिट्स मिले हमको, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई। उतना वन टाइम इनिशियल एक्सपेंसेस ज़रूर लगा, तो जो इंस्टॉलेशन कॉस्ट होती है वो इसकी बहुत ज़्यादा हाई होती है।
दूसरा बेटा क्लाउडी और रेनी डेज़ में ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं होता, ये बात भी बिल्कुल 100% सही है कि भाई क्लाउडी डेज़ होंगे तो ये इफ़ेक्टिवली काम नहीं करेगा, है ना? रेनी डेज़ में ये बहुत इफ़ेक्टिवली काम नहीं करता है, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। पर मैं एक बात बताऊँ आपको कि आप ओवरऑल कैलकुलेशन भी करोगे ना, वन टाइम एक्सपेंसेस और इलेक्ट्रिसिटी बिल और वो बेनिफिट, जब सबके घरों में लाइट चली जाती है और आपके घर की लाइट जलती रहती है, तो आपको कहीं ना कहीं लगेगा कि सोलर पैनल फिर भी बहुत सस्ते हैं। इट यूजेज लॉट्स ऑफ स्पेस फॉर इंस्टॉलेशन। तो बेटा आपकी छतों के ऊपर जहाँ पर आप नहीं जाते आते हैं, जिसका यूज़ नहीं करते, वहाँ पर लगवाएं, है ना? हम लोगों ने वहीं पर लगाया है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई। तो ये स्पेस वाला तो मुझे बहुत ज़्यादा डीमेरिट नहीं लगा, पर ठीक है, अभी लिखना है तो लिखेंगे आप। इट यूजेज लॉट्स ऑफ स्पेस। फिर ये क्लाउडी डेज़ और रेनी डेज़ में काम नहीं करता है, तो बिल्कुल सही है कि सच में नहीं करता है। इंस्टॉलेशन कॉस्ट हो सकता है आपको हाई लगे, क्योंकि मैक्सिमम गर्मियों में भी जब हम एसी वगैरह चलाते हैं तो 5 से 6 हज़ार हमारा बिल आता है, इससे ज़्यादा कभी हमारा बिल नहीं आता है। तो अपन को ऐसे लगता है यार कि इतना बड़ा अमाउंट हम एक साथ क्यों पे करें, तो कुछ लोगों को बहुत एक्सपेंसिव लग सकता है। बहुत सारी कंट्री हैं जिन्होंने बड़े बड़े कैपेसिटी में इंस्टॉल कर रखे हैं सोलर पैनल, जैसे जर्मनी, इटली, चाइना, यूएसए। ये 4 कंट्री हैं जिन्होंने बढ़िया तरीके से सेटअप कर रखा है सोलर एनर्जी को यूटिलाइज करने का। जर्मनी, इटली, चाइना, यूएसए। अदर देन दिस, इनके अलावा फ्रांस, स्पेन, इंडिया, ये भी सोलर एनर्जी को यूज़ कर रहे हैं। इंडिया में कुछ स्टेट सोलर एनर्जी का यूज़ कर रहे हैं, जैसे कर्नाटका, राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी, आंध्र प्रदेश। अब हम हाइड्रो पावर की बात करेंगे, तो बेटा वो पावर जिसको हम हार्नेस करते हैं रनिंग वाटर से, उससे कहते हैं हम हाइड्रो पावर या हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। वो पावर जो जनरेट होती है फास्ट रनिंग वाटर से, उससे कहते हैं हाइड्रो पावर। ये भी रिन्यूएबल है ना? रिन्यूएबल क्यों है भाई? पानी तो हर साल आता जाता रहता है और नॉन पॉल्यूटेड है। ये सस्ता सोर्स हो सकता है पावर जनरेशन का। इट इज़ द चीपेस्ट सोर्स ऑफ पावर। 1/4 जो वर्ल्ड की पावर जनरेशन है वो हाइड्रो पावर ही है, ठीक है? 1/4 ऑफ वर्ल्ड पावर रिक्वायरमेंट्स आर मेट बाय हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। दुनिया की 1/4 जो डिमांड है इलेक्ट्रिसिटी की, वो किससे ही पूरी हो रही है बेटा? हाइड्रो पावर से ही पूरी हो रही है। फैक्टर्स जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर को डेवलप करने के लिए ज़रूरी हैं, वो फैक्टर्स को अब हम डिस्कस करेंगे। फैक्टर्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। फर्स्ट, इनफ रेन हो, है ना, या स्नो हो, जिससे रिवर में कंटिन्यूसली पानी आए। फेड करना मतलब देना, तो नदियों में पानी हो तो नदियों में पानी के 2 सोर्स हो सकते हैं, या तो आपके पास बहुत सारी बर्फ़ हो या कंटिन्यूसली बारिश हो। बारिश मतलब एक टाइम में अच्छी बारिश हो। जब पेरिनियल सप्लाई रहेगी वाटर में, वो रिवर्स जो पेरिनियल हैं जिनमें साल भर पानी कंटिन्यूसली फ्लो होता है बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, वो एक सुटेबल साइट होती है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए। माउंटेन्स आइडियल प्लेस होते हैं जहाँ पर आप वाटर पावर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लगा सकते हैं। माउंटेन्स आइडियल प्लेस है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ वाटर पावर। या तो आपकी कंट्री में अच्छी बारिश होती हो या स्नो का बहुत बड़ा रिसोर्स हो, ये बेसिक नीड है पावर जनरेशन की थ्रू वाटर। दूसरा, माउंटेन एक आइडियल साइट होते हैं जहाँ पर आप डेवलप कर सकते हो वाटर पावर को। देन तो बेटा हम लोग पढ़ रहे हैं फैक्टर्स, है ना? हाइडल पावर अगर आपको लगाना है तो कौन कौन से फैक्टर? पहली बात तो इनफ रेन हो, दूसरा माउंटेन हो, तीसरा अगर आप एक ऐसी कंट्री के नेटिव हैं जहाँ कोल और पेट्रोलियम है ही नहीं, तो हाइडल पावर आपके लिए एक सुटेबल ऑप्शन बन जाता है। हाइडल पावर की डिमांड होनी चाहिए, है ना? फिर दूसरा, जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है उन्हें लोकेट किया जाना चाहिए कंजम्पशन सेंटर्स के पास ही, एज देयर इज़ अ लिमिट टू ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के ट्रांसमिशन की एक लिमिट है, इसीलिए जहाँ पर भी आप हाइडल पावर प्रोजेक्ट लोकेट करेंगे, है ना, वो कंजम्पशन सेंटर के पास ही होना चाहिए। मतलब बहुत ज़्यादा दूर तक अगर आप लेके जाओगे तो यहाँ पर लिमिट है ट्रांसमिशन की। इनिशियल कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई होता है बेटा, आप सोच नहीं सकते, उससे भी ज़्यादा हाई है। एक डैम बनाने में करोड़ों, हज़ारों करोड़ों रुपए का खर्चा आ जाता है, तो वो हमारे और आपकी बस की बात नहीं, वो सरकार ही कर सकती है। पानी नदियों में बहुत हो, माउंटेन्स हो, अगर आपके पास कोल पेट्रोलियम नहीं है तो आप हाइडल पावर की तरफ जाओ। हाइडल पावर की डिमांड बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, है ना? देन
हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को आपको लोकेट वहीं पर करना है जहाँ पर कंजम्पशन सेंटर्स हों, क्योंकि ट्रांसमिशन एफिशिएंसी की बात अगर हम करें तो थोड़ी प्रॉब्लम आती है, इनिशियल कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा हाई होता है। अब हम मेरिट्स की बात करेंगे, वे फ़ायदे क्या हैं। इनएग्जॉस्टेबल है, पानी कभी ख़त्म नहीं होगा और इससे रिन्यू भी किया जा सकता है ना। हर साल ही तो बारिश हो रही है। नॉन पोल्यूटेंट है, पोल्यूशन ज़्यादा नहीं करती। वो कंट्री जहाँ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर से इलेक्ट्रिसिटी हार्नेस की जा रही है, उसमें सबसे बड़ा नाम यूएसए का है। ये वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का। उसके बाद है यूके, जर्मनी, चाइना। दुनिया में सबसे ज़्यादा पानी से बिजली बनाने वाली कंट्री है यूएसए, उसके बाद आता है यूके, फिर चाइना, नहीं यूके के बाद फिर जर्मनी आएगा, फिर चाइना आएगा, फिर कनाडा, रशिया, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़। यूएसए सबसे बड़ा है, उसके बाद यूके, यूके के बाद जर्मनी, फिर चाइना, फिर कनाडा, रशिया, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़, स्विट्ज़रलैंड, फ्रांस, इटली, जापान। ये सब अच्छा खासा काम करें हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट, हीराकुंड, नागार्जुन, ये सब भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर को जनरेट कर रहे हैं। Student, I'm ending this video here only. If you have any doubt, any problem, to write in comment section. मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट से हम डिस्कस करेंगे पार्ट 2 में।